अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसराइल की तरफ से हठधर्मी और जालिमाना कार्रवाइयों के बाद ईरान ने इसराइल पर मज़ीद मिसाइल दाग दिए। इस हवाले से अब अमेरिका क्या करने जा रहा है, हामिद मीर ने बड़े अहम इंकशाफात किए। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे ये बता चुके हैं कि उन्होंने नेतन्याहू से ये कहा था कि इस सूरत हाल में, मौजूदा हालात में ईरान पर हमला एप्रोप्रिएट नहीं होगा। उन्होंने लफ्ज़ एप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैंने वार्निंग नहीं दी थी, मैंने कहा था कि ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप जो है वो इजराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ थे। और अब जबकि वो G7 कंट्रीज के समिट में जा रहे हैं जो कनाडा में हो रहा है, तो जाने से पहले उन्होंने ये कहा है कि ईरान को और इजराइल को आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। तो ये उनकी एक ख्वाहिश है, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि ट्रंप साहब जो है उन्होंने बहुत ही पोलाइटली, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी दुनिया को ये कहा है कि मैं ईरान पर इजराइल के हमले में पार्टी नहीं हूँ और मैंने कहा था कि ये इनअप्रोप्रिएट होगा। अब वो ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू है उसकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को इस जंग में घसीटे। और नेतन्याहू जो है वो ये काम जो है वो पहले भी कर चुका है। मेरा आज रोजनामा जंग में कॉलम छपा है, उसमें मैंने एक पुराना वाकया लिखा है कि सितंबर 2002 में नेतन्याहू ने अमेरिकन कांग्रेस के सामने ये हल्फिया बयान दिया था कि इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, यानी कि केमिकल और न्यूक्लियर वेपन है, और अमेरिका को चाहिए कि इराक पर हमला करके तो ये जो वेपन्स की फैक्ट्रियां हैं, ये सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो तबाह कर दे। और उसके बाद जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया तो मैं भी जियो न्यूज़ की टीम के साथ वहां पर मौजूद था। तो वहां पर एक बहुत ही मशहूर बरतानवी सहाबी थे, रॉबर्ट फिस्क। तो उन्होंने हमें कहा था कि ये यहाँ पे आपको वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक धोखा है। और उसके बाद रॉबर्ट फिस्क ने 2006 में बैरूत में मुझे एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने ये कहा था कि नेतन्याहू अल्टीमेटली अमेरिका को ईरान में घसीटेगा। ये बात उन्होंने 2006 में की थी और उसके बाद बहुत से अमेरिकियों ने भी ये बात की थी। तो आज ट्रंप साहब जो है उनको अच्छी तरह पता है कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने G7 समिट पर जाने से पहले मुज़ाकरात की बात की है। अब देखें, इसमें सिचुएशन ये है कि सारी दुनिया जानती है कि जो NPT है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उस पर ईरान ने साइन किए हुए हैं, इजराइल ने साइन नहीं किए हुए। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके इंस्पेक्टर्स को अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस तक ईरान ने एक्सेस दी है, इजराइल ने एक्सेस नहीं दी। सारी दुनिया को पता है कि इजराइल इस वक्त एक न्यूक्लियर पावर है, और जब इजराइल ने गजा पर हमले शुरू किए तो नेतन्याहू की कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने बाकायदा धमकी दी कि हमें चाहिए कि हम गजा पर न्यूक्लियर बम गिरा दें। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो न्यूक्लियर बम गिराने की बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। तो ये एक ओपन सीक्रेट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पता है कि इजराइल एक एटमी ताकत है और ईरान का अभी मामला डाउट में है, लेकिन सारा प्रेशर ईरान पे है। तो इस सूरत हाल में जो ट्रंप साहब हैं वो थोड़ा सा अपनी एक डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है, उनके जो वोटर्स हैं, उनके प्रेशर में भी हैं। क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा कि ट्रंप की जो ये इलेक्शन कैंपेन थी तो उसमें उसने ये नारा लगाया था कि अमेरिका को अब दुनिया की मुख्तलिफ जंगों से निकल आना चाहिए और कोई नई जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए उनके जो वोटर्स हैं उनकी बड़ी अक्सरियत जो है वो इस इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका के शामिल होने की मुखालफत करी है, लेकिन नेतन्याहू की कोशिश है कि शामिल कर लिया। देखें, इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जो नेतन्याहू है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो तो सही थी। उनको ये तो पता था कि ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कहाँ कहाँ पे इस वक्त मौजूद है, उसने वहाँ पे उनको टारगेट भी कर लिया। उनको ये पता था कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहाँ कहाँ पे हैं, 14 के करीब न्यूक्लियर साइंटिस्ट उन्होंने टारगेट कर लिए। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट है वो नाकाम हो गई। तो जो ट्रंप साहब ने जो अटैक करने की मुखालफत की, उन्होंने कहा कि खामनाई जो है उनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश ना करें। तो
अगर हो सकता है कि अगर उन्होंने बाकी ईरान की अहम शख्सियात को टारगेट कर लिया तो वो खामनेई साहब को भी एलिमिनेट कर देते, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने उसकी मुखालफत की थी तो उन्होंने उनको नहीं किया। लेकिन उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट गलत साबित होगी। पॉलिटिकल असेसमेंट ये थी नेतन्याहू की कि जैसे ही मैं जो ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको मैं एलिमिनेट करूंगा तो ईरान की पब्लिक जो है वो सड़कों पे निकल आएगी और एंटी रजीम मुजाहरे शुरू हो जाएंगे और वहां पे एक रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ये नहीं हुआ। लेकिन इससे भी बड़ी जो उनकी एक पॉलिटिकल असेसमेंट गलत साबित हुई वो ये थी कि उनका ये ख्याल था कि जैसे ही मैं ईरान पर हमला करूंगा तो ईरान के मिसाइल जो हैं वो इजराइल तक तो आ नहीं सकते, तो ईरान जो है वो अपने जो आसपास ईरानी बॉर्डर के करीब जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर जो इजराइल के हामी मगरबी ममालिक है, खास तौर पे अमेरिका है, उसके फौजी अड्डे हैं तो ईरान उन अमेरिका के फौजी अड्डों को अटैक करेगा। मिसाल के तौर पे यूएई है, मिसाल के तौर पे कतर है। तो जैसे ही ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला करेगा, जैसा कि ईरान ने धमकी भी दे रखी थी, तो अमेरिका जो है वो फौरन जंग में कूद पड़ेगा। लेकिन ईरान ने समझदारी का मुजाहरा किया और गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनको टारगेट नहीं किया। उन्होंने कोशिश की कि सिर्फ इजराइल पे ही अटैक किया जाए। तो अब जबकि ईरान की तरफ से अमेरिका के फौजी अड्डों को टारगेट नहीं किया जा रहा तो नेतन्याहू डेस्परेट है। अब 3-4 दिन गुजर चुके हैं तो वो अब कोशिश कर रहा है, मिन्नते तरले कर रहा है ट्रंप के खुदा के लिए आके हमें बचाओ। तो ट्रंप साहब जो है वो G7 कंट्रीज के समिट की तरफ चले गए हैं। तो जब तक ईरान की तरफ से ये रिस्ट्रेंट रहेगा कि वो किसी भी गल्फ कंट्री में अमेरिका के किसी भी फौजी अड्डे को निशाना नहीं बनाता, तो मुझे लगता है कि ट्रंप जो है उस पर प्रेशर नहीं आएगा, वो इस जंग में शामिल नहीं होगा। वो कोशिश करेगा कि कोई रिकॉन्सिलिएशन करवाए। तो अगर ईरान ने गलती कर दी और वो किसी गल्फ कंट्री में किसी अमेरिका के फौजी अड्डे को अटैक करता है तो फिर मुझे लगता है कि ट्रंप साहब इस जंग में शामिल हो जाएं। लेकिन ईरान ने गुस्से में ये काम नहीं किया, उन्होंने हिकमत से काम लिया है, समझदारी से काम लिया है और वो सिर्फ इजराइल में उन इलाकों को अटैक कर रहे हैं जहां पे के इजराइल की फौज के और उनकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज के ठिकाने वो उनको अटैक कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि ईरान को चाहिए कि वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर उसने बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल की। आप देखें ना कि सऊदी अरब जो है वो ये शिकायत करता था कि यमन के जो हूसी बागी हैं उनके जरिए ईरान जो है वो सऊदी अरब की जो तेल की तनसीबात हैं, तेल की जो उनकी फैक्ट्रियां, उनको अटैक करता है। और सऊदी अरब के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन इस मरतबा तो सऊदी अरब जो है वो खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहा है। बल्कि अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुज़म्मती बयान है इजराइल के खिलाफ, अगर आप उसको दोबारा पढ़ें, उसको गौर करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी सिमिलैरिटी नजर आ रही है। तो ये ईरान को एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल जब इस्माइल हानिया साहब को तेहरान में शहीद किया गया और ईरान जो है उसने एक जवाबी हमला किया था इजराइल के खिलाफ, तो इतनी ज्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिली मुस्लिम कंट्रीज से और वो हमला भी कोई इतना कामयाब नहीं था। तो ये अब जबकि ईरान के मिसाइल जो हैं वो तिल अबीब और यरूशलेम के साथ साथ हैफा तक पहुंच गए। तो हैफा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैफा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अब अगर वो उनके जो मिसाइल हैं हैफा तक पहुंच रहे हैं तो आप मुस्लिम वर्ल्ड को पहली दफा पता चला जी कि इजराइल को भी कोई चैलेंज करने वाला पैदा हो गया है, तो वो उसके साथ खड़े हो गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पिछले महीने जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के जब जहाज गिराए, आपने देखा कि बहुत से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तो ये जो दुनिया है ना, ये ताकतवर के साथ खड़ी होती है। आप थोड़ी सी ताकत दिखाएंगे, अपना जोरे बाजू दिखाएंगे, तो आपके खानदान के लोग हैं तो वो आपका साथ देती है। हमारा खानदान ही है ना सारा। तो इससे पहले सऊदी अरब जो है वो ईरान के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब सऊदी अरब भी खड़ा हो गया। तो ये ईरान को चाहिए कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को साथ लेके चले और कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले इनके साथ मुशावरत भी करे, सबको एतमाद मिले। नाज़रीन, एक तरफ इसराइल मशरिक़ वस्ता यानी कि पूरे खित्ते में किसी न किसी मुल्क के साथ जंग छेड़कर बैठा है। इसराइल का जो एक मिशन है या उनका एक एम है कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है और इसराइल ये चाहता है कि वो इस पर अमल दरामद करवा सके। यही वजह है कि इसराइल पूरे खित्ते में फ़लस्तीन, ईरान और जॉर्डन यानी दीगर ममालिक के साथ वो जंग छेड़ना चाहता है। यही वजह है कि इसराइल ने खुद जानबूझकर ईरान के साथ जंग छेड़ी, क्योंकि ईरान जो खुद को एटमी पावर बनाना चाहता है।
और इसी वजह से इसराइल को ईरान से खतरा था। यही वजह थी कि इसराइल ने पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन नाज़रीन, बारीक बीनी से देखा जाए तो इसके पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है, क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान एटमी पावर के लिहाज से जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे थे, क्योंकि इसराइल का ये मकसद है कि वो इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम गूगल पे जो इसराइल का मैप है उसको देखें तो उसके मुताबिक इसराइल ये चाहता है कि शाम, इसराइल, इजिप्ट, ईरान, ये सब इन तमाम ममालिक के कुछ ना कुछ हिस्से इसराइल के कंट्रोल में आ जाए और इसराइल अपनी सरहदों को इसी तरह से वसी कर सकता है, और वो यही कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इसराइल ने ईरान पर पहले हमला किया। अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग लार्ज स्केल पर चली जाती है तो फिर इसराइल के साथ हमायत करने वाला अमेरिका भी सामने आ जाएगा। फिर यूके भी इसराइल की हमायत में खड़ा हो जाएगा और यही देखते हुए ईरान के साथ दीगर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो जाएंगे, खासकर मशरिक़ी वस्ता के ममालिक जिसमें ईरान, इराक, शाम, जॉर्डन और दीगर ममालिक शामिल हैं। बहुत से मुबस्सरीन का यही कहना है कि इसराइल ने ईरान पर हमला सिर्फ जौहरी ताकत की वजह से नहीं किया, बल्कि इसके पीछे इसराइल की गंदी नीयत है कि वो इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। एक तरफ दीगर मुस्लिम ममालिक जो मशरिक़ी वस्ता में है या पूरी दुनिया में है वो तमाम मुत्तहिद हो रहे हैं और ईरान के साथ खड़े हैं और इसराइल की इस तरह से गैर कानूनी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशन करने पर उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसराइल की हमायत में अमेरिका खुलकर सामने आना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जारी किया कि हम अपने इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। अभी तक हम इसराइल की जंग में उनके साथ हमायती नहीं बने, लेकिन अगर इसराइल की कौमी सलामती पर कोई भी सवाल उठता है तो इस पर अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, पर अमेरिका के अंदर से भी तनकीद हो रही है और रिपब्लिकन्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि हम ऐसी जंग का हिस्सा क्यों बने जो हमारी है ही नहीं। क्योंकि अवाम ने ट्रंप को वोट ही इसलिए दिए थे कि ट्रंप का मौक़िफ़ ये था कि वो दूसरों की जंग में शामिल नहीं होगा। अगर ये इसराइल की जंग है तो इसमें अमेरिका को हिस्सादार नहीं बनना चाहिए। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।